नमस्कार दोस्तों, मैं देवमणि तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं इस समय व्यंजन संधि के प्रकरण में। व्यंजन संधि के प्रकरण के कुछ नियम मैंने आपको बता दिए हैं। उसके आगे के नियमों की परिचर्चा लेकर के मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए सीधे मैं आपको नियमों को तक लेके चलता हूँ। दोस्तों, अगला नियम कहता है कि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद ना या म वर्ण आने पर उनके स्थान पर क्रमशः उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाता है। यानी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दो शब्दों के मध्य में संधि होती है यानी पूर्व पदांत वर्ण और उत्तर पदादि वर्ण के मध्य में संधि होती है। यानी पूर्व पदांत वर्ण क्या होना चाहिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, क च ट त या पाम हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क च ट त या पा हो, यानी वर्ग के प्रथमाक्षर हो, तथा उत्तर पद यानी बाद वाले पद का आदि यानी प्रथम वर्ण ना या मा हो। तो ऐसी दशा में जो पहला वर्ण है यानी क च ट त प, ये क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे कि क के बाद अगर मा या ना आ जाए, ध्यान दीजिएगा, तो का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर। तो का के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। अगर चा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या लेते हैं, चा लेते हैं, तो चा के बाद अगर मा या ना आता है तो चा क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर अर्थात या हो जाएगा। अगर ट लेते हैं तो ट के बाद अगर मा या ना आता है तो टा क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ता लेते हैं तो ता के बाद अगर मा या ना आता है तो ता अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर अर्थात ना हो जाएगा। आगे और देख लें, पा को देखें कि अगर पा के बाद म या ना आता है, पा के बाद अगर मा या ना आता है तो पा अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर अर्थात मा हो जाता है। यानी का के स्थान पर अंगा, चा के स्थान पर ञ, टा के स्थान पर णा, पा के स्थान पर मा और ता के स्थान पर ना हो जाता है। कब, जब बाद में मा या ना होता है। दोस्तों, इसके सबसे पहले प्रथम नियम में हमने देखा था कि अगर क च ट त प के बाद हमने देखा था कि कोई घोष वर्ण आ जा रहा था, यानी कोई स्वर आ रहा था या कोई सघोष वर्ण आ रहा था, तो यही क च ट त प अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जा रहा था। आपने देखा ना उसमें। अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप, प देख रहे हैं, देखिए दशा बदलती है तो कार्य बदल जाता है। एक बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम है तो हम जुकाम की दवा देखेंगे कि उसे कैंसर की दवा देने लगेंगे, जुकाम की दवा देंगे ना। तो हाँ, ये ध्यान रखना है सॉरी, संधि में सदैव नियम दशा के अनुसार से आएंगे। वर्णों के मध्य में जैसी दशा बनेगी वैसे ही नियम आके वहां पर कार्य करने लगेंगे। अब आप अगर अभी आपने स्वर संधि में देखा होगा कि स्वर संधि में समान वर्णों के मध्य में दशा बन रही थी, समान वर्ण आ रहे थे, तो वहां पे गुण का तो आदेश नहीं हो रहा था ना। जहां पर गुण की दशा बन रही थी वहां पर वृद्धि का आदेश नहीं हो रहा था, जहां पर वृद्धि की दशा बन रही थी वहां पर आयादि का आदेश नहीं हो रहा था। यानी जैसी दशा बन रही थी उसी तरह का कार्य वहां पर हो रहा था। ये चीज आपको दोस्तों यहां पर ध्यान में रखना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि का के बाद अगर मा ना आता है तो का को अंगा, चा के बाद मा या ना आता है तो चा को इया, टा के बाद मा ना आता है तो टा को णा, पा के बाद मा ना आता है तो पा को मा, और ता के बाद मा ना आता है ता को ना। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, मैं व्यंजन संधि में जो प्रथम दिन ही आप लोगों से चर्चा किया था और आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था कि पहला पद, ध्यान सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं। जब कभी भी किसी शब्द का विच्छेद आपसे पूछे, ध्यान रखिएगा, जब कभी व्यंजन संधि में जब कभी किसी भी शब्द का विच्छेद आपसे पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूर्व पद, ध्यान रखिएगा, पूर्व पद कैसा होता है, व्यंजनांत होता है। पूर्व पद कैसा होता है, व्यंजनांत, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण कैसा होगा, हलंत होगा।
ये बात आपको याद रखनी। मैं प्रथम दिन आपसे इस विषय पर चर्चा किया क्योंकि आपको दिग्भ्रमित करने के लिए वो एक ही तरह के दो विकल्प दे देता है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए उसने कहा कि वांग्मय में वांग्मय का संधि विच्छेद कीजिए, तो वांग्मय का संधि विच्छेद वाक्धनमय होता है, वो आपको पहले ही विकल्प में वाक्धनमय दे सकता है। अब देखिए इसमें काव्य हलंत नहीं है, वो आपसे इस तरह देकर के विकल्प से आपको दिग्भ्रमित भी कर सकता है। तो याद रखना है दोस्तों कि व्यंजन संधि का कोई भी नियम हो, प्रत्येक नियम का पहला वाले पद का अंतिम वर्ण सदैव हलंत होता है। ये कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ अनुभव है। ये ट्रिक है आपको पहचानने की, विकल्पों में सही विकल्प छांटने की ये ट्रिक है दोस्तों, तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। बात स्पष्ट हो रही है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए देखिए अगर इस नियम को हम यहां पे अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता? आप देखिए वाक्धनमय है, यहां पर क्या देख रहे हैं? क, यहां पर क्या देख रहे हैं? म, तो क के बाद क्या है? म, तो क के स्थान पर क्या हो गया? अंगा हो गया, और क्या बन गया? वांग्मय बन गया। यहां पर क्या देख रहे हैं? तो, इधर क्या देख रहे हैं? न, ता के बाद क्या देख रहे हैं? न, तो ता क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर, ता के स्थान पर क्या? न हो गया, बन गया क्या? जगन्नाथ। आप यहां पर क्या देख रहे हैं? त, ता के बाद क्या देख रहे हैं? म, तो ता के बाद म है, तो क्या हो जाएगा? ता को अपने ही वर्ग का पांच अक्षर क्या हो जाएगा? न। यहां पर क्या देख रहे हैं? ता के बाद क्या देख रहे हैं? म, तो ता क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी क्या देख रहे हैं आप? न। आइए दोस्तों कुछ और उदाहरण हम यहां पर देखते हैं। ये तो कुछ उदाहरण थे आपके लिए, और कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। ये तो ता का और क के उदाहरण में आपको दिखाया आप लोगों को। अब देखते हैं ट का उदाहरण, जैसे सट धन मुख, सट धन मुख शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो ट के बाद क्या है? म है, ट के बाद क्या है? म, तो टा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब बचा क्या आपका? स ण मुख। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है? व्यंजन है, और आपको पता है कि व्यंजन का गुण होता है कि सदैव अपने बाद वाले वर्ण से जुड़ना, जबकि स्वर का गुण होता है अपने पहले वाले वर्ण से जुड़ना। तो यहां पर तो स्वर है नहीं ना, अगर स्वर होता तो ये पहले वाले वर्ण जुड़ा, बाद में भी क्या है? व्यंजन ही है। आप देख सकते हैं मुख है, मुख में क्या है? म में क्या है? उ के ऊपर चंद्रबिंदी और अ। तो अब यहां पर क्या है? म है, ण के बाद क्या है? म, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ण के बाद क्या है? म क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो अब ये म ण से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि व्यंजन का गुण नहीं होता अपने पहले वाले वर्ण से जुड़ना, व्यंजन का गुण होता है अपने बाद वाले वर्ण से जुड़ना। तो क्या जुड़ गया? कहां जुड़ गया? मां से, और सब शब्द बन गया क्षण मुख, छह मुख। ठीक है दोस्तों, ये हो तो उनको जोड़ेंगे कैसे, और किसी शब्द में व्यंजन संधि की पहचान कैसे करेंगे? बात स्पष्ट हो गई दोस्तों। हमेशा आपको दोस्तों ये याद रखना है कि एक शब्द और दूसरा शब्द, इन दोनों के मध्य में संधि कार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा संधि कार्य और कहां होता है? ठीक है, उपसर्ग और शब्द के मध्य में संधि कार्य होता है, शब्द और प्रत्यय के मध्य में संधि कार्य होता है। और अगर शब्द शब्द के मध्य में है तो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। उपसर्ग और शब्द के मध्य में है तो उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। हम उपसर्गों को स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु ये प्रयोग होते हैं किसी न किसी अर्थ के लिए। ऐसे ही ये किसी न किसी के अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, तो ये सार्थक न होकर के भी सार्थक की तरह होते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि प्रति को हम स्वतंत्र अर्थ से प्रयोग करें, अति को हम स्वतंत्र अर्थ से प्रयोग करें, आ को हम स्वतंत्र अर्थ से प्रयोग करें, तो नहीं। लेकिन ये जुड़ते जब किसी के साथ हैं तो किसी न किसी अर्थ को लेकर के ही जुड़ते हैं, इसीलिए सार्थक न होते हुए काल्पनिक रूप से सार्थक है। यही बात प्रत्ययों पर भी लागू होती है, ये बात आपको ध्यान पर रखना है। क्योंकि कई बार बच्चों ने कहा, जैसे हमने बोला कि दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए, तो कई बच्चों ने पूछा कि सर अगर प्रत्यय उपसर्ग होंगे तो प्रत्यय उपसर्गों का सूत्र प्रयोग तो होता नहीं है,
लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये स्वतंत्र इनका प्रयोग नहीं होता, ये स्वतंत्र शब्द नहीं है, इनको स्वतंत्र वाक्यों के साथ प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इनका एक अपना निहित अर्थ होता है और उसी निहित अर्थ के साथ दूसरे शब्द से जुड़ते हैं और उस शब्द में एक विशेषार्थ ला देते हैं। ये बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। अब जब ये बात हमारे समझ में आ गई तो अब आइए देखिए हम कैसे शब्दों में व्यंजन शब्द की पहचान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, नियम तो एक जगह है, नियम हमने पढ़ लिया, नियमों को खूब अच्छे से रट लिया, लेकिन अगर कोई शब्द आ जाए उस शब्द में हम कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा जब कभी भी किसी शब्द में, ये ध्यान रखिएगा, द्वित्व वर्ण दिख जाए, क्या दिख जाए, द्वित्व वर्ण दिख जाए, ठीक है, या संयुक्त व्यंजन दिख जाए, या संयुक्त व्यंजन दिख जाए, संयुक्त वर्ण दिख जाए। ये मैंने दो बातें व्यंजन और वर्णों को अलग अलग इसलिए कह दिया है कि दो छात्र बड़े दिग्भ्रमित होते रहते हैं। वो संयुक्त व्यंजन में का मतलब वो आप वही 4 संयुक्त व्यंजन मानते हैं, जबकि संयुक्त व्यंजन का मतलब है दोस्तों, या संयुक्त वर्ण का मतलब यह है कि कोई एक आधा व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ा हुआ है तो वो संयुक्त व्यंजन है। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अब मान लीजिए हम छा को संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक आधा वर्ण एक पूर्ण व्यंजन वर्ण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। हाँ, इस संयुक्त व्यंजन के लिए हमने एक मूल्य ली अलग से बना दी। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसी दशाएं दिख जाए तो वहां पर आप व्यंजन संधि मान सकते हैं। जैसे आपने क्या देखा, सच्चित, आप देखिए सच्चित में द्वित्व वर्ण है, ठीक। आपने क्या देखा, सज्जन, सज्जन में द्वित्व वर्ण है, ठीक है, बात स्पष्ट है ना आपको। आपने देखा टटीका, टटीका में क्या है, द्वित्व वर्ण है, ठीक है। आपने क्या देखा, उड्डयन, उड्डयन में क्या है, द्वित्व वर्ण है, यानी इन सब वर्णों में द्वित्व वर्ण है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब एक चीज ध्यान रखना कि एक तरफ, दोनों तरफ कैसे होना चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए, ठीक है। अब इस बात हम कैसे पता करेंगे, जहां पर द्वित्व वर्ण है वो जो आधा वर्ण है, अगर उस आधा वर्ण को छोड़ करके जो पूर्ण वर्ण है उसके बाद वाला जो वर्ण समूह है उससे हम केवल जोड़ ले। ये जो आधा वर्ण क्या है, चा, उसके बाद क्या है, ची, अगर ची और ता को जोड़ लें तो क्या बन जाता है, चित, सार्थक शब्द है, ठीक। अब चित सार्थक शब्द है, उसके बाद क्या है, आधा वर्ण है जा, उसके बाद पूर्ण वर्ण है क्या, जा, तो जा को और ना को जोड़ दिया तो एक सार्थक शब्द बन गया। ऐसे ही आधा ट है और उसके बाद है टी, तो टी और का को हमने जोड़ लिया तो एक सार्थक शब्द बन गया। ऐसे ही ड, उसके आधा ड, उसके बाद है ड, तो डयन एक सार्थक शब्द बन गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि उत्तर पद में सभी जगह सार्थक शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो पूर्ण वर्ण भी लगभग सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक होंगे। जबकि यहाँ पे सारे जितने पूर्ण वर्ण हैं, जैसे मान लीजिए ये सा है, च है, हमेशा ध्यान रखिएगा, चा, जा या ट या ड, ये सब ता वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। सब किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ता में बदल जाएंगे। डा बदलेगा किसमें, ता में, तो क्या बन जाएगा, उत धन डयन। ये ता किसमें बदलेगा, ता में, तो तत धन टीका। ये जा किसमें बदल जाएगा, ता में, तो सत धन जन। ये चा किसमें बदल जाएगा, ता में, सत धन चित। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं ये सारे के सारे शब्द यानी कैसे हैं, द्वित्व हैं। तो ऐसे द्वित्व वर्ण आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो वहां पर आप 99% मान लीजिए कि उस शब्द में व्यंजन संधि। भाषा में लिखे ग्रंथ को जब दूसरी भाषा में हम अनुदित करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं या उसमें शब्दार्थ लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, टीका कहलाती है। उसको अनुदित किया जाता है, उसमें व्याख्या की जाती है तो क्या कहलाती है, टीका कहलाती है। किसी दूसरी भाषा में, किसी जैसे संस्कृत की है, संस्कृत की रामायण है, रामायण को हिंदी में लिखा गया तो उसकी क्या हो गई, हिंदी टीका हो गई। या अवधी में लिखी हुई रामचरितमानस है, उसको हिंदी भाषा के दूसरी भाषा में लिखा गया तो उसकी क्या हो गई, टीका हो गई। इसी तरह से यहाँ पे डयन, डयन का मतलब होता है दोस्तों पंख, पर।
तो अब देख रहे हैं उत्तर पद के सभी सार्थक हैं, जबकि यहां पर उत्तर पद का अर्थ सार्थक नहीं है, इसलिए इसमें द्वित्व होने के बावजूद भी व्यंजन नहीं होगी। और यहां पर सब जगह द्वित्व है और सब जगह क्या है, व्यंजन है। ये चीजें दोस्तों आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो एक ट्रिक आपकी ये हो गई। दूसरी ट्रिक कहती है व्यंजन संधि की पहचानने की। आइए जरा आपको दोस्तों लेके चलें। दूसरी ट्रिक व्यंजन संधि की पहचानने की कहती है कि किसी भी शब्द में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी शब्द में यदि किसी वर्ग का, ध्यान रखिएगा, किसी वर्ग का, ये ट्रिक है दोस्तों, नियम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्द से को विच्छेद करने के लिए नियम नहीं है, शब्द को बनाने के लिए नियम है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, शब्द को किसी भी व्याकरण की किताब में संधि प्रकरण में कहीं पर भी टूटे हुए शब्द, जुड़े हुए शब्द को तोड़ने के नियम नहीं है, जोड़ने के नियम है। क्योंकि हमारा संस्कृति तोड़ने की बात नहीं करती, हमारी संस्कृति क्या बात करती है, जोड़ने की बात करती है। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को लेकर के चलते हैं ना, तो हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। लेकिन अगर तोड़ना है तो कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे। मान लीजिए मैं यहां से यहां तक गया, अब मुझे फिर वहां पहुंचना होगा, तो मुझे क्या होगा, उन्हीं रास्तों से गुजरना होगा जिन रास्तों से मैं यहां पर पहुंचा हूं। तो मुझे तोड़ने के लिए भी उन्हीं नियमों से गुजरना होगा जिन नियमों को लेकर के मैं यहां पर पहुंचा हूं। तो ये कहता है, जो अगली ट्रिक है, पहली ट्रिक आपने समझ में आई, जो अगली ट्रिक है, ये ट्रिक कहता है कि किसी भी शब्द में यदि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण दिख जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा वर्ण कौन कौन बताइए, जैसे ग, जैसे ड, जैसे ज, ठीक है दोस्तों, जैसे आपका द और जैसे आपका प, फ यानी ब। अगर क, ग, ड, ज, द, ब ये अगर दिख जाए, कहां पर, मध्य में, किसी शब्द के तीसरा वर्ण मध्य में दिख जाए, तो वहां पर क्या मान लेंगे हम, वहां पर मान लेंगे कि यहां पर व्यंजन संधि है। ठीक है, जैसे वागीशा, जगदीश, देख रहे दोस्तों, वागीशा, जगदीश, दिगंबर, ठीक है, और अब्ज, ठीक है, क्या है, अब्ज, ठीक है। अब अगर देखेंगे यहां पर, अब आइए जरा देखिए, आप यहां पर ग देख रहे हैं, यहां पर ग देख रहे हैं, यहां पर ग देख रहे हैं, यहां पर भी ब देख रहे हैं और यहां पर भी ब देख रहे हैं। अब और सारे क्या हैं, शब्द के मध्य में, ये प्रथम अक्षर और ये अंतिम अक्षर, उसके मध्य में ये प्रथम अक्षर, ये अंतिम अक्षर, उसके मध्य में ये प्रथम अक्षर, ये अंतिम अक्षर, उसके मध्य में ये प्रथम अक्षर, ये अंतिम अक्षर, उसके मध्य में। यहां पर आपको गा भी दिखा दे रहा है। लेकिन जैसे आपने ये देख लिया, तुरंत आप समझ गए कि यहां पर क्या है, व्यंजन संधि है। आप कंफर्म कैसे करेंगे कि यहां पे व्यंजन संधि है? हम ये तो जान गए, जैसे हमने तीसरा वर्ण देखा, तुरंत हमारे मस्तिष्क में बात आई कि अरे यार यहां पे तीसरा वर्ण है, तो यहां पर व्यंजन संधि हो सकती है। लेकिन आप कंफर्म कैसे करेंगे, आप निश्चित कैसे हो पाएंगे? आइए दोस्तों उसी की तरफ आपको लेके चलता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कैसे होना चाहिए, दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए। जो तीसरा वर्ण आपको दिख रहा हो, उस तीसरे वर्ण में लगा हुआ जो स्वर है वो बाद वाले वर्ण समूह के लिए हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तीसरे वर्ण में क्या लगा है, दीर्घ ई लगा है। अब दीर्घ ई के बाद क्या है, सा शब्द है, दीर्घ सा है, आपने ई लगा करके बाद वाले वर्ण समूह को बना लिया, तो क्या हो गया, ईसा। ईसा मतलब देवी, आ गया ना शब्द, और सार्थक शब्द आ गया, आप तुरंत कंफर्म हो गए यहां निश्चित ही व्यंजन संधि है। अब कोई टेंशन नहीं, अब राम भजो। अब मान लीजिए यहां पर है, अब हमने जैसे यहां पर दा में ई देखा, ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर भी तीसरा वर्ण दिख रहा है, यहां पर भी तीसरा वर्ण दिख रहा है, हम कहां पर कंफर्म होंगे? आपने देखा दा, दा के बाद आपने ई, दा में दीर्घ ई देखा, जैसे आपने दा में दीर्घ ई देखा, वो बाद वाले वर्ण समूह के लगा दिया, तो सा के पहले आपने ई लगा दिया, तो क्या बन गया,
ईस बन गया। ईस मतलब देव, सार्थक शब्द बना। अगर आप ग से तोड़ते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, तोड़ना सार्थक तोड़ना है। अगर गा से तोड़ते हैं तो गा में क्या है, अ, और आ दी स अदीस शब्द नहीं होता दोस्तों, तो यहां से नहीं टूटेगा। कहां से टूटेगा? यहां से टूटेगा। अब दोनों तरफ सार्थक हो गए, हम कंफर्म हो गए कि यहां पर क्या है, हमारी व्यंजन संधि है। अब यहां पर गा देखते हैं, गा में ह्रस्व आ है, बाद वाले वर्ण समूह के पहले हम ह्रस्व आ लगा देंगे। बाद वाला वर्ण समूह क्या है, आधा मा, ब और र, इसके पहले हम गा में लगा हुआ स्वर लगा देंगे। और क्या लगा दिया, आ, क्या बन गया, अंबर। अंबर मतलब वस्त्र, यानी बाद वाले वर्ण समूह कैसा है, सार्थक है, यानी निश्चित ही यहां पर व्यंजन शब्दी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ब है और भी कैसा है, अर्धाक्षर है, कोई स्वर नहीं लगा हुआ। बाद वाला वर्ण समूह क्या है, ज, और ज का अर्थ होता है जन्म लेना, तो उसका भी क्या है, एक अर्थ है। तो जैसे ही हमने देखा कि बाद वाला वर्ण समूह सार्थक है, तो हम कंफर्म हो गए यहां पर व्यंजन संधि है। अब भैया राम भजो, अब टेंशन नहीं है कोई। अब मान लीजिए विच्छेद करना है, हमने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उल्टा चलना पड़ेगा। तो आपको तुरंत नियम याद आएगा कि तीसरे जो वर्ण हैं ये अपने ही वर्ग के पहले वर्ण थे। तुरंत आपको याद आ जाएगा कि जो तीसरे वर्ण हैं अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण थे। जैसे ही आपने देखा गा का वर्ग वर्ण का तीसरा वर्ण है, तो गा क्या हो जाएगा, गा के स्थान पर का हो जाएगा, तो वाक धन ईसा बन जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं दा है, दा तवर्ग का तीसरा वर्ण है, तो तवर्ग का तीसरा वर्ण है दा, दा का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, तो। और हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, मैं प्रथम दिन ही बताया हूं, भूलिएगा मत कि व्यंजन संधि में पूर्व पदांत वर्ण पहले पद का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हल होता है, हलंत होता है, स्वर विहीन होता है, याद रखिएगा। तो ता कैसा हो जाएगा, हल युक्त हो गया और क्या बन गया, जगत, जगत धन ईस, तुरंत विच्छेद हो गया। अब यहां पर क्या है, ग है, ग कवर का तीसरा वर्ण, आप इसको प्रथम वर्ण में बदल देंगे तो गा बदल जाएगा का में, कैसे हो जाएगा, स्वर विहीन हो जाएगा और आ जाएगा दिक धन अंबर। अब ये बा है, बा किस वर्ग का है, वर्ग का है, तो बा को किसे बदल दिया हमने, प में बदल दिया और ये हो गया अप धन जा। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपने संधियों के नियमों को अच्छे से पकड़ लिया है तो आप पर्यायवाचियों को भी पकड़ लेंगे, ये जान लीजिए। आप संधि के नियमों से पर्यायवाची तक आसानी से आ सकते हैं। अगर पूछ लिया कि अब्ज की पर्यायवाची क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब्ज की पर्यायवाची क्या है, या अब्ज किसकी पर्यायवाची है, दिगंबर किसकी पर्यायवाची है, दिगंबर का क्या शब्दार्थ है, ये आप शब्दों को विच्छेदित करके पहचान सकते हैं, उनको व्युत्पत्ति, ये जो प्रक्रिया व्युत्पत्ति कहलाती है। पर अब जैसे अप मतलब जल, जा मतलब जन्म लेना, तो अब्ज का मतलब क्या हो गया, जल में जन्म लेना। और जल में जन्म लेने का रूढ़ार्थ अर्थ किसके लिए जाता है दोस्तों, को पता ही है किसके लिए जाता है, हाँ सही कहा, सोचा आपने, कमल के लिए जाता है। तो अब्ज किसकी पर्यायवाची हो गई, कमल की हो गई, ठीक है। अब अंबर, दिक, दिक मतलब दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र, दिशाएं ही जिसकी अंबर है यानी वस्त्र हैं, वो क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहां पर चीजों को पहचान सकते हैं। द्वितीय वर्ण दिखाई दे जाए, तीसरा वर्ण दिखाई दे जाए, तो वहां पर आप व्यंजन संधि समझ सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है व्यंजन संधि को पकड़ने की, क्योंकि संधियों से आपसे निश्चित दो तरह के प्रश्न करता है, एक तो शब्द दे करके आपसे संधि पूछ लेता है, ठीक है, और विच्छेदित शब्द दे करके आपसे संधियां पूछ लेता है, ये चीज आपको। और सबसे गड़बड़ कहां होती है, पहचानने में। तो दोस्तों आप इस तरह के ट्रिक को अपनाइए, निश्चित ही आप वहां पर पहचान जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने द्वितीय की बात कही थी ना, आप देखिए बात स्पष्ट है ना दोस्तों। चलिए, तो ये थी व्यंजन संधि को समझने की कुछ ट्रिक आपके समक्ष। फिर अगले वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे विसर्ग संधि से और उनसे संबंधित पहचानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।